फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विज्ञान सरोवर। मैं दीपमाला। होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने डीबीटी 2021 का एग्ज़ाम अप्लाई किया होगा। तो अभी डीबीटी 2021 की एग्ज़ाम डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, बट वेबसाइट पे ऐसा मेंशन है कि जल्द ही डेट अनाउंस हो जाएगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो आज का जो ये लेक्चर है वो डीबीटी के लिए ही है, मतलब जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हम लोग आज डीबीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर में से जो लास्ट ईयर 2020 का एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि डीबीटी में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्शन ए के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है वो क्वेश्चन पेपर का ही नंबर दिया हुआ है, और हम जो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो रैंडमली है, मीन्स कि सीक्वेंशली हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमारे टीम के अदर मेंबर्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के जो नंबर दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर हो तो आप क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं। तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन सोल्यूशन प्रिपरेशन से है। अगर हम लोग डीबीटी एग्जाम की बात करें तो डीबीटी एग्जाम में सोल्यूशन प्रिपरेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और वो वैसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह अगर याद हैं तो आप इजीली उनको कर सकते हैं, बट उनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो इसी से रिलेटेड हम लोग जो भी मीन्स सेक्शन ए में क्वेश्चन दिए हुए हैं न्यूमेरिकल बेस या जो भी सोल्यूशन प्रिपरेशन से, वो क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड will weigh to prepare 0.25 लीटर ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन। तो यहाँ पे मोलर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि मोलर सोल्यूशन कैसे बनाएंगे और हमें कितना अमाउंट चाहिए, 0.25 मोलर। तो अगर हम लोग सपोज की मोलरिटी की बात करते हैं, पहले हम थोड़ा सा आपको एक ब्रीफिंग देंगे कि अगर हम लोग मोलरिटी की बात करते हैं, सपोज कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से का सोल्यूशन बनाना है, और अगर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो भी फॉर्मूला वेट होता है, मीन्स की मॉलिक्यूलर वेट होता है, सपोज कि इसका होता है 40, इस फॉर्मूला वेट को जितना भी फॉर्मूला वेट होता है उतने ही ग्राम, सपोज कि इसका फॉर्मूला वेट 40 आया तो 40 ग्राम को अगर हम 1 लीटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है 1 मोलर सोल्यूशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 1 मोलर बनाना तो बहुत आसान है कि आपने जो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो भी फॉर्मूला वेट है उतने ही ग्राम लेके उसको 1 लीटर में डिसॉल्व कर दिया और 1 मोलर सोल्यूशन बन गया। लेकिन अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि आपको 1 लीटर ही चाहिए, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि आपको हर समय 1 मोलर चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना चाहिए, 0.25 लीटर। इसका मतलब आप इसको ml में चेंज करेंगे, मीन्स कि 250 ml चाहिए, और कितना मोलर चाहिए, आपको चाहिए 3 मोलर का सोल्यूशन। तो इसके लिए हम किस तरह से कैलकुलेट करें, तो अगर 1 मोलर की बात करें तो आप सिंप्लीफाइड वे में या ऐसे बता सकते हैं, लेकिन अगर 1 मोलर के अलावा कोई दूसरे मोलरिटी का सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप लोग यूज कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इजीली मीन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, W इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। ये मोलरिटी क्या है, जिस मोलरिटी का सोल्यूशन हमें चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट जो भी सब्सटेंस है, जैसे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम ये डिजायर्ड वॉल्यूम है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे कि यहाँ पे हमें 0.25 लीटर मीन्स कि 250 ml चाहिए अमाउंट, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारा ये हो जाएगा। अब ये वेट आपको पता है ग्राम में होता है, तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अमाउंट चाहिए, मोलरिटी कितनी चाहिए, 3 मोलर चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 मोलर, 3 लिख देंगे,
और कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 और वॉल्यूम कितना चाहिए 250 ml। अब इसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, और ये आ गया 60/2 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इस फॉर्मूले से आप कोई भी मोलरिटी का सोल्यूशन और कितनी भी डिजायर्ड वॉल्यूम हो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने सारे वैल्यूज को रख दिया और ये हमारा आ गया वेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है W = तो ये हमारा आ गया वेट। अब आप क्या करेंगे, एक कोनिकल लेंगे। अगर आप प्रैक्टिकली आप लैब में काम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कोनिकल में सोल्यूशन को बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें आप 30 ग्राम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके बाद उस वॉल्यूम को आप मेकअप कर देंगे 250 ml तक। और जब आप 250 ml तक मेकअप कर देंगे तो वो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा 3 मोलर का। तो इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 ग्राम। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम लोग इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में एक बफर कंपोनेंट है, मीन्स कि एक बफर है। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कंटेनर है और इसमें ये बफर रखा हुआ है। इस बफर में 10% ग्लूकोज है और 20 मिलीमोलर ट्रेस है और 50 मिलीमोलर HCl है। तो ये बफर के 3 कंपोनेंट हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन आप कहिए या स्ट्रेंथ कहिए ये दिया हुआ है। अब इसी स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन का बफर बनाना है, कितना 1 लीटर बनाना है। और अभी जो रिक्वायरमेंट मतलब जो हमारे पास स्टॉक सोल्यूशन है, अब आपको स्टॉक सोल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए। स्टॉक सोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी वर्किंग सोल्यूशन बनाने से पहले हम लोग कुछ स्टॉक सोल्यूशन बना लेते हैं, मीन्स कि हायर कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन। क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन बनाना ईजी होता है, हम इजीली इसको डाइल्यूट करके बना सकते हैं। तो बार बार हमें वेइंग न करनी पड़े, बार बार सोल्यूशन न बनाना पड़े, तो इसलिए हम लोग स्टॉक सोल्यूशन बना के रख लेते हैं और उनको वर्किंग सोल्यूशन में हम लोग ml में लेके यूज करते हैं। तो इस केस में यहाँ पे क्या है कि एक बफर में ये 3 कंपोनेंट है जिनके कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ ये हैं, और जो कि दिया हुआ है 10% ग्लूकोज, 20 मिलीमोलर ट्रेस, 50 मिलीमोलर HCl। अब क्या करना है, हमें 1 लीटर बफर बनाना है। 1 लीटर बफर बनाना है और हमारे पास स्टॉक सोल्यूशन क्या है, 50% ग्लूकोज है, 1 मोलर ट्रेस है और 1 मोलर HCl है। इनसे हमें क्या करना है कि एक 1 लीटर का बफर बनाना है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ यही होनी चाहिए। तो अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला जनरली लैब में देखा होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज की बात करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज में क्या है परसेंटेज सोल्यूशन है और किसी भी परसेंटेज सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर 1% की बात करें तो 1 ग्राम इन 100 ml, अगर 10% है तो 10 ग्राम इन 100 ml। तो ये परसेंटेज सोल्यूशन होता है। अब अगर आपके पास हायर परसेंट का सोल्यूशन है, मीन्स कि हमारे पास क्या है 50% का सोल्यूशन है और इससे हमें 10% का सोल्यूशन बनाना है, कितने लीटर बफर, 1 लीटर बफर के लिए। तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है C1V1 = C2V2। C1 इज कॉन्सेंट्रेशन, V इज वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे C1V1 लिखा है ये वो एट्रीब्यूट्स हैं व्हाट वी हैव, जो हमारे पास होता है। और यहाँ पे जो चीजें दी हुई हैं ये हमारी रिक्वायर्ड है, जो कि हमें निकालना है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट या डिजायर्ड चीजें हैं। तो हमेशा आपको इस तरफ C1V1 की तरफ जो आपके पास अवेलेबल है वो वैल्यूज रखते हैं और C2V2 की तरफ आपको जो रिक्वायर्ड है, जो आपको बनाना है वो वैल्यूज रखते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक सोल्यूशन क्या है 50% है। अब वॉल्यूम, अब 50% का हम कितना वॉल्यूम लें कि 10% 1
मीन्स कि 1 लीटर बफर बनाना है तो 1 लीटर को हम लोग ml में चेंज कर लेंगे तो 1000 ml हो जाएगा। और आपको वॉल्यूम को ml में लिखना है तो यहाँ भी दोनों तरफ ml में ही होना चाहिए। जो भी कॉन्सेंट्रेशन है या जो भी स्ट्रेंथ है सिमिलर होनी चाहिए उसकी यूनिट। तो यहाँ पे अब आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे इसको कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1000/5 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 200 ml हो जाएगा। अब 200 ml ये क्या निकला? वॉल्यूम। अब अगर हमें बफर कितना बनाना है 1 लीटर बनाना है, मीन्स कि 1000 ml बनाना है, तो उसमें हमें 200 ml क्या करना है, ये अमाउंट डालना है, किसका? ग्लूकोज का डालना है। क्योंकि तो ये 200 ml कहाँ से लेंगे? जो हमारे पास स्टॉक सोल्यूशन 50% रखा हुआ है उससे हम लोग 200 ml लेंगे जब हमें 1 लीटर बफर बनाना है। तो हमारा अब हम लोग ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है? ग्लूकोज है। तो ये जितने भी फर्स्ट मीन्स कि यहाँ पर डिजिट लिखे हैं वो ग्लूकोज के लिए लिखे हैं। तो यहाँ पे 200 ml दो ही केस में दिख रहा है, बी और सी के केस में। यहाँ पे देखिए 200 ml दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ए और सी ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब इन दो ऑप्शन में से हमें चूज करना है। तो इसके लिए हम लोग फर्दर जो स्ट्रेंथ मोलरिटी है उसको निकाल लेंगे। ये भी फॉर्मूला आपने बहुत लैब में यूज किया होगा, M1V1 = M2V2, और इस फॉर्मूले से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, M1V1। अब सेकेंड कंपोनेंट हमारा क्या है? ट्रिस है। ट्रिस का जो स्टॉक सोल्यूशन क्या है वो 1 मोलर है। तो यहाँ पे हम लोग 1 मोलर लिखेंगे। 1 मोलर का कितना वॉल्यूम लें कि कितना हो जाए? 20 मिलीमोलर। अब देखिए क्योंकि हम लोग अभी वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं और दोनों तरफ हमारी जो यूनिट होती है वो सिमिलर होती है, तो यहाँ पे अगर हमने 1 मोलर लिखा है तो यहाँ भी मोलर में ही होना चाहिए। और ये क्या है? मिली मोलर में। तो हम लोग इस मिली मोलर को मोलर में चेंज कर लेंगे। तो 20 × 10⁻³ मोलर हो गया। अब इसके बाद वॉल्यूम क्या है? हमें कितना बफर बनाना है? 1 लीटर बनाना, मीन्स 1000 ml बनाना है। अब इसके बाद इसको हम लोग कट कर सकते हैं। अब ये आ गया 20 ml। तो हमारा वॉल्यूम क्या आया? 20 ml। तो ट्रिस जो भी हमारे पास ट्रिस 1 मोलर का रखा है कॉन्सेंट्रेशन, इससे हम लोग 20 ml लेंगे अगर हमें 1 लीटर बफर बनाना है। तो अब हम लोग यहाँ पे 20 देख लेते हैं। तो इन दो में से अगर ट्रिस हमारा सेकंड कंपोनेंट हो, यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट 50 ml लिखा है तो ये हमारा नहीं होगा। क्या हो जाएगा ये? तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये ऑप्शन इस तरह से यहाँ पे निकल गया। बट हम लोग इसको भी कैलकुलेट एक बार करके देख लेते हैं। सिमिलर फॉर्मूले से हम लोग HCl को भी कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास HCl कितना है? 1 मोलर का स्टॉक सोल्यूशन रखा है। इसका कितना वॉल्यूम लें कि कितने? 50 मिलीमोलर। तो इसको भी हम लोग मोलर में चेंज कर लेंगे इस तरह से। और हमें कितना बफर बनाना है? 1000 ml बनाना है। तो अब आप क्या करेंगे? वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, इसको कट कर देंगे, ये आ जाएगा 50 ml। तो 50 ml क्या लेंगे? 1 मोलर HCl लेंगे 1 लीटर बफर बनाने के लिए। तो अब आपको बफर बनाना है अगर लैब में, तो आपके जो भी स्टॉक सोल्यूशन जितने भी ये थे, तो इसमें आप क्या डालेंगे? 200 ml डाल देंगे ग्लूकोज, 20 ml आप डाल देंगे जो भी स्टॉक सोल्यूशन रखे हुए हैं, 20 ml डाल देंगे आप ट्रिस, और 50 ml HCl डाल देंगे। और इसके बाद इसको मेकअप कर देंगे 1 लीटर तक, मीन्स कि 1000 ml तक, और ये हमारा बफर तैयार हो गया। तो इस तरह से हम लोग इन वैल्यूज़ को इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस अकॉर्डिंग हमारा जो मीन्स ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एलॉय पे दिया हुआ है क्वेश्चन। द एल्युमिनियम ब्रॉन्ज alloy consists of copper aluminium in the ratio of 10:1। 10:1 का रेशियो दिया हुआ है। अब इसके बाद इस 10:1 के रेशियो में बाय वेट के अकॉर्डिंग इसका रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक बार हम लोग पेन ले लेते हैं। एक एलॉय है जिसमें कॉपर है और एल्युमिनियम है। जो कॉपर एल्युमिनियम का रेशियो है वो क्या है? यहाँ पे 10
अगर इस टू 1 है तो टोटल कितना हो गया, मीन्स कि अगर हम इसको 11 मानते हैं, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा कॉपर है, अगर कॉपर की बात करें तो 10, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है, 10 आउट ऑफ कितना हो गया, 11 हो गया। अगर हम लोग एल्युमिनियम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 आउट ऑफ 11। ठीक है, अब ये हमारा बाय वेट के अकॉर्डिंग है। इफ एन ऑब्जेक्ट मेड वेट 77 किलोग्राम, हाउ मैनी केजी ऑफ एल्यूमिनियम डज इट कंटेन। अगर हम लोग इस जो भी ये एलॉय है इसको इसमें 77 केजी अगर वे करते हैं, मतलब कि जो हमने बनाया है उसका अमाउंट कितना है, 77 किलोग्राम, तो उसमें हमें बताना है कि कितना अमाउंट एल्युमिनियम का होगा। तो जैसे कि आपको पता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्युमिनियम का अमाउंट क्या था, 1 मीन्स कि अगर 10:1 का रेशियो है, 10:1 के रेशियो में टोटल कितना, अगर हम इसको 11 मान लेते हैं तो उसमें से जो 1 है, 1/11 क्या है, हमारे पास एल्युमिनियम है। ठीक है, और अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर कितना है, 10 मीन्स कि 11 में से 10 कॉपर है और 11 में से 1 एल्युमिनियम है। आप बोल रहे हैं कि जो एलॉय बना है वो 77 किलोग्राम है, तो उसमें कितना परसेंट ये हमारा एल्युमिनियम होगा। तो अगर ये 77 ग्राम है तो हम लोग इसको इस तरह से कुछ कैलकुलेट करेंगे, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 kg। ठीक है, तो ये 7 kg हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 kg। तो आपको ये बहुत ही मीन्स हल्की सी मैथ जैसा क्वेश्चन था कि आप इसको बहुत इजीली समझ सकते थे। और इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर कॉपर पूछेगा तो कॉपर क्योंकि 1/10/11 है, तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कॉपर की बात कर रहे हैं, वैसे तो आपके क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, लेकिन कॉपर अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 10/11 हो जाएगा और यहाँ पर 77 हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 kg। तो इस तरह से आप रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया गया है और रेशियो देने के बाद बताया गया है कि अगर इतने किलोग्राम, इतने केजी अगर एलॉय बनाया जाता है तो उसमें कितना अमाउंट होगा, तो आप रेशियो के अकॉर्डिंग वो अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी सीलिया बायोजेनेसिस स्टार्ट एट द, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपने सेल साइकिल, सेल डिवीजन ये सब पढ़ा होगा। तो अगर हम लोग सीलिया बायोजेनेसिस का मतलब सीलिया का फॉर्मेशन, और यहाँ पे मेंशन है प्राइमरी सीलिया बायोजेनेसिस स्टार्ट एट द, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट तो जब सेल साइकिल होती है, जैसे आपको पता है कि G0 फेज से G1 फेज में जाता है, G1 से S फेज में, S से G2 और फिर M फेज में जाता है। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट की बात करें तो सेल अपने आप को प्रिपेयर तो G1 फेज में ही करती है, G0 से G1 फेज में करती है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है S एंड G2 फेज, तो S एंड G2 फेज में, S फेज में सिंथेसिस फेज होती है, तो सिंथेसिस से पहले उसको प्रिपरेशन करनी होती है। और G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में सेल मीन्स की डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका होता है, इसके बाद सेल प्रिपेयर होती है माइटोसिस मीन्स डिवीजन के लिए। तो ये फेज तो नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग G1 और G0 फेज की बात करें तो यहाँ से ही स्टार्ट होता है सेल साइकिल का, तो हम लोग ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। और अगर हम लोग S फेज की बात करें तो ये टोटली सिंथेसिस फेज है। G2 फेज मीन्स माइटोसिस फेज है, जहाँ पे सेल मीन्स डिवीजन के लिए तैयार की जाती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे, आप यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिखा आप देख सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सीलिया टिपिकली स्टार्ट एट द G1 G0 phase of the cell cycle and begins to disassemble as the cell re-enter in the cell cycle। मीन्स कि G1 फेज से ही तो सेल साइकिल की एंट्री होती है, G0 से G1 फेज में जाने पे ही सेल साइकिल में एंट्री होती है और फिर वो S फेज में सिंथेसिस करके सेल को डिवाइड करती है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड बी, G1 G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रहे हैं। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, ये वो शुगर्स होते हैं, यहाँ पे देखिए मेंशन है, ऐसे शुगर्स जो कि एनोमेरिक कार्बन जिनमें फ्री नहीं होते हैं। एनोमेरिक कार्बन में जो भी
कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप हैं वो फ्री नहीं होते हैं, उनको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द एनोमेरिक कार्बन इज अ कार्बन डिराइव्ड फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन कंपाउंड द कीटोन और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ओपन चेन फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होते हैं, मीन्स कि नॉन उसमें कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं बॉन्ड में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी शुगर है जो कि नॉन रिड्यूसिंग है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये राइबोज दिया है या फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे क्या हैं, ये सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। यहाँ पे एक शुगर दी हुई है सुक्रोज, और सुक्रोज आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इनके जो फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होते हैं, फ्रक्टोज के पास कीटोन ग्रुप होगा और ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा, वो एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जो कि होता है अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस लिंकेज की वजह से इसके पास कोई भी फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुक्रोज। और इसीलिए सुक्रोज, और अगर आप सोल्यूट ट्रांसलोकेशन की बात करें तो सोल्यूट ट्रांसलोकेशन में प्लांट फिजियोलॉजी की बात है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट, जो भी शुगर्स का ट्रांसलोकेशन होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, क्योंकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और वो इजिली अगर लीफ में फूड सिंथेसाइज हो रहा है तो वो इजिली अदर पार्ट्स में प्लांट के जा सकता है विदाउट एनी रिएक्शन या किसी भी कंपोनेंट से। मीन्स अगर उसके पास फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होगा तो वो किसी से रिएक्शन कर सकता है। इसलिए सुक्रोज को चुना गया है, नेचर लिया है ट्रांसलोकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसके पास कोई भी फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप नहीं होते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्लोरीन इज असाइंड एन एटॉमिक वेट ऑफ 35.5। दिस इज ड्यू टू, अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि क्लोरीन को असाइन किया गया है 35.5 उसका एटॉमिक वेट। ऐसा क्यों होता है? मीन्स कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि भाई जैसे अगर हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे राउंड फिगर नहीं दिया, मीन्स पॉइंट में दिया हुआ है। तो ये पूछा गया है कि इसको ऐसा क्यों असाइन किया गया है 35.5। तो इसमें अब आपको आइसोटोप के बारे में पता होना चाहिए। आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो मीन्स कि इनका क्या होता है, एटॉमिक मास डिफरेंस में डिफरेंस होता है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आइसोटोप एंड आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स की बात करें तो इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और उसमें एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह क्या है कि इनमें न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट होते हैं। अब अगर हम लोग आइसोटोप, क्लोरीन के आइसोटोप की बात करें तो क्लोरीन के जनरली 2 आइसोटोप होते हैं। एक होता है क्लोरीन 35, 2 आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन के, एक होता है 35 और दूसरा होता है 37। अब इनके अगर नेचर में इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो जो 35 होता है आइसोटोप, ये ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई मतलब पाया जाता है, और ये इससे कम होता है। मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75% ये होता है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये 20-25% ये पाया जाता है। अब तो इनके ये अलग अलग परसेंटेज पाए जा रहे हैं, और ये जो यहाँ पे मेंशन किया गया है ये दोनों का एवरेज वैल्यू होता है। इन दोनों का एवरेज लिया जाता है परसेंट के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग ये हमें वैल्यू इस तरह से मिलती है 35.5। तो ये आइसोटोप की वजह से होता है। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया है नन ऑफ गिवन ऑप्शन, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। आगे हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ हाफ प्रोटॉन, प्रेजेंस ऑफ हाफ न्यूट्रॉन
एंड प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप। तो पहले तो ये इसमें से ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए आइसोटोप लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन ही हमारा सही होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ हाफ प्रोटॉन और हाफ न्यूट्रॉन। तो ऐसा तो सेंटेंस हमने कभी नहीं सुना है कि प्रोटॉन भी हाफ होता है न्यूट्रॉन भी हाफ होता है। ऐसा कोई चीज़ जब भी आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उसकी एक अपनी एग्जिस्टेंस वैल्यू होती है, उसमें फुल और हाफ जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, और क्योंकि यहाँ पे आइसोटोप दिया हुआ है तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऐसे मीन्स जैसे कि क्लोरीन ही है तो उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। इसकी वजह क्या है कि ये इनमें न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस पाया जाता है इनके आइसोटोप्स में। इनके आइसोटोप्स जैसे कि यहाँ पे 37 या 35 दिया हुआ, तो इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में वेरिएशन होता है, इसीलिए ये पॉइंट्स में मेंशन मतलब किया जाता है, पॉइंट्स में आता है क्योंकि इनका एवरेज लिया जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। while working in the lab you forget to keep enzymes back in the fridge. Which of the following enzyme will be least affected on being left outside at the room temperature? कहने का मतलब यह है कि कोई लैब में काम कर रहा था और उसने किसी एंजाइम को, जैसे आपको पता है कि एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट दे आर वेरी सेंसिटिव। किस केस में? क्योंकि अगर उनका जरा सा भी टेम्परेचर कम होता है तो वो अपना डीनेचर मतलब मीन्स खराब हो जाते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग जब भी एंजाइम से वर्क करते हैं तो कूलिंग कंडीशन होती है, मतलब हम पूरी कूलिंग कंडीशन रखते हैं जिससे कि एंजाइम खराब ना हो, उनकी एक्टिविटी लॉस ना हो, वो अपना रिएक्शन सबस्ट्रेट के साथ कर सके। तो कोई मीन्स स्टूडेंट है, उसने एंजाइम्स को एक मतलब ये पूछा गया कि इनमें से किस एंजाइम को अगर हम बाहर रख भी देते हैं मीन्स रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज में नहीं रखते हैं तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमें बताना है। मतलब लीस्ट अफेक्टेड, यहाँ पे लिखा हुआ लीस्ट अफेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए टोपो आइसोमेरेज दिया हुआ है, BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज और टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो देखिए ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि टैग पॉलीमरेज इज हाईली थर्मोस्टेबल एंजाइम है। जब आपको ये बात पता होगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि हाईयर टेम्परेचर पे डीएनए पॉलीमरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि पीसीआर रिएक्शन में ही उसका टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन मिक्सचर का पहुंचाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं द टैग पॉलीमरेज इज अ हाईली थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द थर्मोफिलिक बैक्टीरियम। कहाँ से मिलता है टैग पॉलीमरेज? थर्मस एक्वेटिकस से। टैग पॉलीमरेज हैज सब्सटेंशियल एंजाइमेटिक एक्टिविटी एट 37 डिग्री, although its optimal activity expressed is much higher temperature, approximately 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो जब पीसीआर रिएक्शन मीन्स कराया जाता है, पीसीआर चलाया जाता है, तो उस समय टैग पॉलीमरेज में मीन्स टेम्परेचर के वेरिएशन रखे जाते हैं 72, 96। तो उसके डिटेल में हम नहीं जाते हुए बस इतना बोलेंगे कि टैग पॉलीमरेज हाईली थर्मोस्टेबल है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो टैग डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि टैग पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रह सकता है, खराब नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फाजेस बाय प्रोड्यूसिंग द फॉलोइंग एंजाइम विच फ्रेगमेंट इन फाज जीनोम। अब देखिए बेसिकली अगर हम लोग इसकी बात करें मीन्स की बैक्टीरिया अपने आप को फाज से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्रोड्यूसिंग फॉलोइंग, इनमें से किस एंजाइम को प्रोड्यूस करके वो मीन्स अपने आप को बचाता है? तो बैक्टीरिया में जैसे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं, देखिए अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं कि हम लोग जब बायोटेक पढ़ते हैं तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में हम लोग ये देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्ट साइट पर ही मीन्स क्लीव करते हैं, इसलिए उनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। जनरली हम लोग ये सेंटेंस कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर हम लोग इसके डीप में जाएं तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो मीन्स पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट पे क्लीव करते हैं।
उनको इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा गया है क्योंकि जब उनमें कोई बैक्टीरियोफाज, उन बैक्टीरिया में जिनमें ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं, जब इनमें कोई बैक्टीरियोफाज एंट्री करता है तो उस समय वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो उस समय ये जो बैक्टीरिया है उसको क्या करता है, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है बैक्टीरियोफाज को, उसके जीनोम को क्लीव कर देता है, तो जो उसका इन्फेक्शन है बैक्टीरियोफाज का वो लिमिट हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसलिए उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर नेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट or limit the number of strain of bacteriophage that can infect bacteria। इसीलिए इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा गया है क्योंकि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब उस बैक्टीरिया में कोई बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट करता है तो वो उसके नंबर मीन्स की उसको लिमिट करता है, उस बैक्टीरियोफाज को, उसके जो भी जीनोम है उसको क्लीव कर देता है, किसके थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्शन, उस एंजाइम के थ्रू, इसलिए उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा गया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अब भाई किसी के जीनोम को क्लीव करना है तो जीनोम को क्लीव हम मिथाइलेशन के थ्रू नहीं कर सकते हैं, एक्सोन्यूक्लियस के थ्रू नहीं कर सकते हैं, टोपोआइसोमेरेज के थ्रू नहीं कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी जीनोम को, बैक्टीरियोफाज के जीनोम को क्लीव करना है तो हमें क्या चाहिए, एंडोन्यूक्लियस। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन कहाँ, एंडोन्यूक्लियस टाइप के होते हैं, जिनको हम लोग रेस्ट्रिकेज भी बोलते हैं। इज एन एंजाइम दैट क्लीव डीएनए इनटू फ्रेगमेंट at the near specific recognition site within molecule known as restriction site। तो उस पर्टिकुलर साइट पर क्लीव करते हैं इसलिए उनको रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बैक्टीरिया अपने आप को फाजेस से बचाने के लिए कौन से एंजाइम को मींस जीनोम के क्लीव करने के लिए, फ्रेगमेंट करने के लिए किस एंजाइम को यूज करता है, तो बैक्टीरिया के पास क्या पाया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिससे वो क्लीव करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। द फ्रूट ऑफ पर्टिकुलर ट्री स्पीसीज फॉर्म द प्रीडोमिनेंट डाइट ऑफ द डोडो आफ्टर द डोडो बिकम एक्सटिंक्ट। डोडो की बात यहाँ पे हो रही है। डोडो आपको पता है एक बर्ड है, हाँ, तो dodo become, after the dodo become extinct, the tree species also become extinct। Which of the following most likely cause of the tree extinction? Means कि कोई प्लांट है, कोई मीन्स पौधा है, उस प्लांट पे डोडो रहती है, मतलब अपना हैबिटेट बनाई हुई है। अब क्या हो रहा है कि अगर डोडो एक्सटेंट हो रही है तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, वो प्लांट भी एक्सटेंट हो रहा है। तो उसमें से आपको रीजन बताना है कि इसमें से क्या रीजन हो सकता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखें, द सीड ऑफ दैट ट्री रिक्वायर्ड पासिस थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द डोडो फॉर जर्मिनेशन। तो यहाँ पे आप ऑप्शन क्या देख रहे हैं कि जैसे ऐसा क्या आपको सोचना है कि ऐसी क्या चीज डोडो करता होगा कि जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि प्लांट की भी लाइफ साइकिल आगे बढ़ रही है, प्लांट भी रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, रीजनरेट हो रहे हैं। तो प्लांट रीजनरेशन के लिए क्या चाहिए, प्लांट को एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनाने के लिए सीड चाहिए। तो उस सीड को ही कुछ डोडो कर रहा होगा। तो डोडो करता क्या है, डोडो उस सीड को खाता है, मतलब कि जब वो अपने जो भी उसके सीड को इंटेस्टाइन में इसके जाता है, तो इसके बाद क्या होता है कि जब वो एनिमल्स के थ्रू पास होता है तो उसकी उस सीड की डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। अब डोरमेंसी क्या है, डोरमेंसी आपको पता है कि कोई भी सीड अपनी ग्रोथ को टेम्परेरी टाइम बीइंग के लिए अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर देता है और इसके बाद वही सीड फिर से अपनी ग्रोथ को रेज्यूम करके जर्मिनेट करता है। तो उस पीरियड को, जिस समय सीड ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, उसको डोरमेंसी बोलते हैं। तो उस प्लांट में, उस प्लांट के सीड में डोरमेंसी कॉज है और वो डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है किसकी वजह से, जब वो सीड डोडो के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाते हैं तो वहां पे उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। इसके रीजन ये भी हो सकते हैं कि उसका जो सीड का सीड कोट है वो हार्ड होगा और जब वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगी तो वो कुछ ऐसी चेंजेस होते हैं, चेंजेस सीड के अंदर हो जाएंगे कि सीड की डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी और फिर वो प्लांट
रीजनरेट हो जाएगा, मतलब फिर से दूसरा प्लांट बनेगा। लेकिन अब डोडो ही क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। जब डोडो ही नहीं है तो क्या होगा कि सीड की डोरमेंसी ब्रेक नहीं हो पाएगी और प्लांट क्या होंगे, इसके साथ साथ प्लांट भी क्या होंगे, खत्म होंगे। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द सीड ऑफ दैट ट्री रिक्वायर्ड पासेस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द डोडो फॉर जर्मिनेशन, द डोडो हैबिटेट वाज डिस्ट्रॉयड। तो अगर डोडो का हैबिटेट डिस्ट्रॉयड हो गया तो क्या बात है, हो गया तो उससे प्लांट पे तो इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। द अदर बर्ड ate the fruit of that tree as well as fruit of other trees and dispersed more seed than the dodo did। मतलब कि जो और बर्ड्स हैं वो लिखा है अदर बर्ड्स जो सीड फ्रूट्स को खाती हैं उस ट्री से, एज वेल एज फ्रूट्स ऑफ अदर ट्रीज एंड डिस्पर्स मोर सीड देन द डोडो डिड। डोडो से ज्यादा मतलब कि जो और बर्ड्स हैं वो क्या कर रही, सीड को डिस्पर्स कर दे रही है, तो ये भी रीजन नहीं हो सकता है। बाय लिविंग क्लोज टू द ट्री द डोडो प्रोटेक्टेड द ट्री फ्रॉम द अदर बर्ड्स। अब भाई एक डोडो है, डोडो ने प्लांट पे हैबिटेट बनाया है और वो क्या कर रही है कि वो प्लांट को कैसे, प्लांट मतलब इतना बड़ा प्लांट है उसको वो कैसे प्रोटेक्ट करेगी, वो कोई उसके ऊपर कवर नहीं लगा देगी डोडो, तो ऐसा तो नहीं होगा। वो बेसिकली उस पर अपना हैबिटेट बनाई हुई है, तो वो पूरे प्लांट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती अदर बर्ड्स से। जो बर्ड्स आ रहे हैं वो तो आएंगे ही, तो ये भी रीजन नहीं होगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, द सीड ऑफ दैट ट्री रिक्वायर्ड पासेस थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द डोडो फॉर जर्मिनेशन। इससे क्या होगा, उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। केशव एंड कुणाल आर गुड इन मैथ एंड केमिस्ट्री। Sumit and Keshav are good in math and biology. Vineet and Kunal are good in cricket and chemistry. Sumit, Vineet and Rohit are good in football and biology. Who is good in biology, cricket, chemistry, football? तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं और उनमें से हमें मतलब आपको बताना है इसमें से कि बायोलॉजी, क्रिकेट, केमिस्ट्री, फुटबॉल में कौन बच्चे अच्छे हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि किन किन सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो जैसे मैथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ दिया हुआ है, केमिस्ट्री दिया हुआ है। मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसके बाद बायोलॉजी हो गया। तो ये मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके बाद क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब इसके बाद हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन किस में अच्छा है। केशव एंड कुणाल आर गुड इन मैथ एंड केमिस्ट्री। तो अगर हम लोग केशव की बात करें तो केशव एंड कुणाल किस में अच्छे हैं, मैथ और ये केमिस्ट्री में, मैथ और केमिस्ट्री में। अब इसके बाद सुमित एंड केशव आर गुड इन मैथ एंड बायोलॉजी। अब अगर बायोलॉजी की बात करें तो केशव हो गया और साथ में क्या हो गया, सुमित हो गया। अब किसमें, बायोलॉजी में अच्छा और सुमित किसमें अच्छा है साथ में, क्योंकि देखिए दोनों किसमें, मैथ और बायोलॉजी दिया, तो बायोलॉजी तो हमने लिख दिया। अगर हम लोग मैथ की बात करें तो मैथ में केशव ऑलरेडी दिया हुआ है, तो केशव को हम नहीं लिखेंगे, हम किसको लिखेंगे, सुमित को हमने लिख दिया। इसके बाद विनीत एंड कुणाल आर गुड इन क्रिकेट। विनीत और कुणाल किसमें अच्छे हैं, क्रिकेट और केमिस्ट्री में। तो अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें तो विनीत अच्छा है और कौन अच्छा है, सुमित, सॉरी विनीत एंड कुणाल गुड इन क्रिकेट। तो क्रिकेट तो लिख लिया। अब अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कुणाल का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, विनीत। इसके बाद सुमित, विनीत एंड रोहित, अब 3 लोग हैं, सुमित, विनीत एंड रोहित आर गुड इन फुटबॉल एंड बायोलॉजी। तो पहले तो फुटबॉल में हम तीनों का नाम लिख लेंगे, कौन कौन, विनीत, सुमित एंड रोहित। अब ये तीनों फुटबॉल में तो अच्छे हैं ही, एंड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में हम लोग जाते हैं तो बायोलॉजी में कौन कौन हो जाएगा, विनीत, सुमित का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है और रोहित। अब आपको बताना है इसमें से कि हु इज गुड इन क्रिकेट, बायोलॉजी, क्रिकेट, केमिस्ट्री, फुटबॉल। तो यहाँ पे अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। अब
तो इसके बाद क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में 2 हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से 2 नाम हैं, यहाँ पे कुणाल नहीं है और यहाँ पे कोई कॉमन नेम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी विनीत दिख रहा है और यहाँ भी विनीत दिख रहा है। अब इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, यहाँ भी विनीत दिख रहा है। और इसके बाद अगर हम फुटबॉल की बात करें तो यहाँ भी देखिए विनीत दिख रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, विनीत। तो विनीत क्या है, विनीत को ये इन सभी सब्जेक्ट में वो अच्छा है। तो इसके देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो आप इसको इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये भी मीन्स एप्टीट्यूड पे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब लॉजिकल है। द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स आपको बताने हैं। इस फिगर में आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स और ट्राइंगल्स बताने हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ट्राइंगल्स की बात करें तो अगर ट्राइंगल्स जो आपको दिख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ट्राइंगल्स ये दिख रहे हैं। और अगर आप इस लाइन को कुछ इस तरह से देखें, यहाँ पे आप ये ऐसे कुछ देख सकते हैं, ये एक ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। तो इस तरह से आपको कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। अब इसके बाद एक तो आपने इस तरह से ट्राइंगल्स को देखा है, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप एक ऐसे भी ट्राइंगल्स देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल्स आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ये एक ट्राइंगल हो गया, फिर दूसरा ट्राइंगल हो गया। और इसको अगर हम लोग इस तरह से चेंज करके भी अगर हम देखें तो कुछ ऐसे, मतलब ये एक ट्राइंगल हो गया, एक ये हो गया, और फिर इस तरह से एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। तो यहाँ भी क्या हो गया, 4 ट्राइंगल हो गए। तो ओवरऑल कितने ट्राइंगल हो गए, मीन्स कि यहाँ पे 8 पहले वाले छोटे छोटे वाले, फिर हमने एक साइड एक इस तरह से देखा तो कितने थे 4, और फिर हमने ऐसे करके देखा तो कितने हो गए 4। तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए 16। तो 16 ट्राइंगल्स हो गए। तो यहाँ पे देखिए 16 2 ऑप्शन में दिख रहा है, एक ये 16 ट्राइंगल्स दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अब हम लोग स्क्वायर्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग स्क्वायर्स की बात करते हैं तो इसको हम इरेज कर देते हैं। एक बार हम फिर से, आपको अगर ट्राइंगल्स समझना है तो हम एक बार फिर से यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे ट्राइंगल्स को किस तरह से आपको समझना है। पहले तो आपने ये वाले देख ली 1 2 3 4 4 5 6 7 8। फिर दूसरा आपने क्या किया कि दूसरे में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये 2 3 4, तो ये 4 हो गए, 8 + 4। और तीसरा आप कुछ इस तरह से ट्राइंगल्स को देख सकते हैं। तो ये आपको टोटल कितने हो गए 16 ट्राइंगल्स। अब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर्स की बात कर लेते हैं। तो स्क्वायर्स की बात, अगर आप स्क्वायर्स देखेंगे तो इसमें आपको कितने स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ये आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि एक स्क्वायर आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, एक स्क्वायर ये दिख रहा है, एक स्क्वायर ये दिख रहा है और एक स्क्वायर ये। तो ये 4 स्क्वायर तो आपको दिख ही रहे हैं। और 5वां स्क्वायर हम आप पूरे होल को लेके 5वां स्क्वायर देख सकते हैं। तो अब देखिए 16 ट्राइंगल्स तो 2 ऑप्शन में आ रहा था, लेकिन जो 5 स्क्वायर सिर्फ फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, 16 ट्राइंगल्स एंड 5 स्क्वायर्स। तो बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है और आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ligand A and B bind protein P with dissociation constant of 1 nanomole and 100 nanomole respectively. Which of the following is true? डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात हो रही है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं KD से। इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट मेजर द टेंडेंसी ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट टू सेपरेट
or dissociate reversibly into smaller component as when they complex fall apart into the component molecule। मीन्स किसी भी component molecule में dissociation constant मतलब कि उसका जो आयनाइजेशन है, डिसोसिएशन है, जितना डिसोसिएट ज़्यादा होंगे उतना उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है तो उसकी एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है तो उसकी एफिनिटी कम हो जाएगी। जब तक आप दिमाग में ये बात नहीं रखेंगे तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसको कुछ इस तरह से कि अगर KD वैल्यू हाई है तो एफिनिटी क्या हो जाएगी, एफिनिटी लो हो जाएगी। अगर KD वैल्यू मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब डिसोसिएट होने का, मॉलिक्यूल के डिसोसिएट होने की कैपेसिटी, तो अगर वो हाई है तो उसकी एफिनिटी कम होगी, और अगर वो लो है तो एफिनिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइगेंड A एंड B बाइंड टू प्रोटीन P। कोई लाइगेंड है A एंड B जो कि बाइंड करता है प्रोटीन P से विद डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट है A के लिए कितना है, 1 नैनोमोल, और इसके लिए क्या है 100 नैनोमोल रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अब देखिए ये डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 है और ये 100 है। A के लिए ये दिया है और ये बाइंड करती है किस प्रोटीन से, P से बाइंड करती है। तो B बाइंड P विद मोर एफिनिटी। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट हाई है, तो अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट हाई है तो एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पे दिया हुआ है कि B बाइंड P विद मोर एफिनिटी। जब B का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है तो उसकी एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज नॉट रिलेटेड टू एफिनिटी, तो ऐसा तो है नहीं, हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये भी नहीं सही होगा। बोथ A एंड B बाइंड P विद इक्वल एफिनिटी, क्योंकि दोनों के जब डिसोसिएशन कांस्टेंट अलग अलग हैं तो इक्वल एफिनिटी से कैसे बाइंड कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। A बाइंड्स P विद मोर एफिनिटी, ऐसा हो सकता है क्योंकि A का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, 1 है, तो ये ज़्यादा एफिनिटी से बाइंड कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि A बाइंड्स P विद मोर एफिनिटी। और यहाँ पे देखिए हमने मेंशन भी कर दिया है, द स्मॉलर KD वैल्यू द ग्रेटर द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द लाइगेंड टू इट्स टारगेट। ज़्यादा उसकी एफिनिटी होगी। तो आपको यही दिमाग में रखना है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब मॉलिक्यूल का डिसोसिएट होना, और अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है तो उसकी एफिनिटी लो होगी बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एसिटिल कोएंजाइम A। एसिटिल कोएंजाइम A के लिए क्या ट्रू है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया कि एसिटिल कोएंजाइम A पार्टिसिपेट इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये तो अदर इंफॉर्मेशन है, मीन्स कि हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दी है कि ये कहाँ कहाँ पे पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मेटाबॉलिज्म में। its main function to deliver the acetyl group to citric acid cycle। आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल पढ़ा होगा, वहाँ पे आपको पता है एसिटिल कोएंजाइम A की कैसे एंट्री होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एसिटिल कोएंजाइम A कंसिस्ट ऑफ बीटा मर्केप्टोएथेरामीन ग्रुप लिंक टू द विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। B5 को हम लोग क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। तो ये इसका मीन्स मेन फंक्शन है और ये एसिटिल कोएंजाइम A का स्ट्रक्चर है। अब इसी के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है कि भाई क्या स्टेटमेंट सही है। इट इज एन एसिटिल ग्रुप ज्वाइंड विद द फॉर्म ऑफ कोबाल्ट। इट इज अनदर नेम ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट, ऐसा तो हम नहीं है। इट इज अ प्रोटीन, ये भी नहीं। इट इज एन एसिटिल ग्रुप अटैच टू द टाइप ऑफ कोएंजाइम। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही सही होगा कि ये एक टाइप का क्या है, एसिटिल ग्रुप है जो कि कोएंजाइम से अटैच रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ नाम से ही इसके
काम को बताना है कि ये क्या इसका मेन स्ट्रक्चर है।